नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है। 11 बजे तक 24.87% ही मतदान हुआ और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 32.38% मतदान हुआ है। सबसे कम जम्मू कश्मीर में 14.94% वोटिंग हुई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, चौथे चरण के मतदान लगातार जारी है। शाम 6 बजे तक आप मतदान कर पाएंगे, लेकिन अगर हम चौथे चरण के मतदान की बात कर लें तो 11 बजे तक भी वोटिंग प्रतिशत की रफ्तार धीमी ही है। लोग बढ़ चढ़कर अभी भी मतदान नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि 24 के चुनाव में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, वोट परसेंटेज आपको बताया जा रहा है सबसे कम जम्मू कश्मीर में वोट परसेंटेज जो है वो सामने आ रहा है। चौथे चरण का मतदान जारी है। 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। पहले चरण में 102 सीटों पर, दूसरे चरण में 88 सीट, तीसरे में 93 और आज चौथे चरण में 96 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। अब बाकी 3 चरणों में 164 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन ऐसे में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई है अब तक और सबसे कम जम्मू कश्मीर में वोटिंग हुई है। हालांकि ये अंत में पता चल पाएगा कि वोटिंग प्रतिशत कहां ज्यादा होगा और कहां कम, क्योंकि बढ़ते समय के साथ गर्मी और धूप भी बढ़ गई है। ऐसे में लोग कोशिश करते हैं कि या तो वो सुबह के समय पहुंचे मतदान केंद्र पर और मतदान करें, या फिर शाम के समय, यानी कि धूप और गर्मी कम होने के बाद अपने घर से लोग निकलते हैं मतदान करने के लिए। ऐसे में सिर्फ अभी जो किया जा सकता है वो है इंतजार, क्योंकि अभी तक की अगर हम बात कर लें तो सुबह 11 बजे तक 24.87% मतदान ही हुआ है। और साथ ही साथ इस बार 1717 उम्मीदवार क्योंकि चुनावी मैदान में है। 96 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो अब भी एक बार फिर से न्यूज इंडिया आपसे अपील करना चाहेगा कि आप लोग प्लीज अपने घर से निकलें और मतदान जरूर करें। बार बार हम ये अपील कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 3 चरणों में जो वोटिंग प्रतिशत रहा वो कुछ खास नहीं था। चलिए, तो रुक करते हैं डिबेट का। हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान हैं जो हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं और कुछ हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। नरेश बंसल जी हमारे साथ, राज्यसभा सांसद, और डॉक्टर अपूर्वा सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, अबू शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, रवि अरोड़ा राजनीतिक विश्लेषक हैं, और स्टूडियो में जो हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, हर्ष रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ के शर्मा जी भी हैं स्टूडियो में मौजूद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी और शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी के शर्मा जी। कि अब तक अगर 11 बजे तक की हम बात करें तो वोट प्रतिशत और जो रफ्तार है वो आप भी देख रहे हैं काफी कम है। एक समय था, एक दौर था जब लोग वोट करने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए काफी सजग रहते थे, इंतजार करते थे, लेकिन अब कुछ खास इंटरेस्ट लोगों को इलेक्शन में भी नहीं रह गया है। आखिर इसके पीछे क्या कारण हम समझे? आखिर लोग क्यों नहीं निकलना चाह रहे हैं घर से? गर्मी तो पहले भी होती थी। देखिए, ये हर साल गर्मी होती है, हर साल जो सुविधा है वो इसी तरह रहती है। सबसे जो पहला जो बड़ा जो है, जो मेरे हिसाब से लगता है कि कहीं ना कहीं मुद्दा जो है वो अब वो बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है। मुद्दे से भटककर लोग जो कहते हैं ना, राम, इस्लाम, पाकिस्तान, ये रह गया है। दूसरा
जो नेता जिसको लोग पसंद नहीं करते थे, चाहे वो कांग्रेस के या सपा के जो नेता थे, जो आज वो बीजेपी में आ गए, जो बीजेपी के नेता को नहीं पसंद करते वो कांग्रेस में आ गए। तो ऐसे नेता के पार्टी वही है, लड़ रहा है, लेकिन नेता बदल जाने की वजह से कहीं ना कहीं जो अपने जो कैंडिडेट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनने जा रहे हैं उस पर उतना खास इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कल तक जो गालियां पानी पी पी के देते थे जिस पार्टी को, आज उसी का पट्टा पहन चुके हैं। तो कहीं मुखौटे जो है वो बदल चुके हैं, पट्टा बदल चुका है, मुखौटा वही है। इसका एक वजह और भी है कि लोग मैंने सुनते हुए देखा है कि मोदी को तो लाना जरूरी है, लेकिन जो उनके जो कैंडिडेट है वो खास रोकना चाहेंगे। अनुराग ठाकुर जा रहे हैं नामांकन करने के लिए, ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। अनुराग ठाकुर जा रहे हैं नामांकन करने के लिए और उससे पहले आप देख सकते हैं कि जनता भी उन्हें आशीर्वाद देती नजर आ रही है, फूल मालाएं उन्हें पहनाई जा रही हैं। हालांकि पहले खबरें आई थी कि शनिवार को वो नामांकन करेंगे और उससे पहले उन्होंने कन्या पूजन भी किया था, लोगों के बीच भी गए थे, लेकिन कारणवश वो नामांकन शनिवार को नहीं हुआ और आज सोमवार है और आज नामांकन करने के लिए जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। बिल्कुल, तो देखिए नामांकन की प्रक्रिया भी लगातार क्योंकि जारी है और ऐसे में अनुराग ठाकुर का आज नामांकन करने जाने का जो ये तस्वीर है ये हम आपको दिखा रहे हैं। नामांकन आज करेंगे अनुराग ठाकुर और चुनावी मैदान में वो उतरेंगे। फिलहाल बिल्कुल, चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। के जी आप अपना जवाब पूरा कर सकते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि आज देखिए जैसा कि जो है मुखौटा वही है और कहने के बदल जा रहा है। जिस तरह से आप कन्नौज में देखिए जो अमित शाह का जो बयान था कि ये नेता जो है ये इसको बड़ा आदमी बनाऊंगा, मतलब कहीं ना कहीं वोट बार्गेन के लिए हो रहा है। और जिस तरह से मंदिर में जाने के बाद जो सपा के जो ओबीसी के जाने के बाद वहां गंगा जल से धोया जा रहा है, देश आजादी के बाद भी मानसिकता नहीं बदला। आज मोदी जी जिस जगह पे जिस क्षेत्र में जाते हैं या जिस समाज के बीच में जाते हैं उसका पगड़ी पहन लेते हैं, उसका पैजामा का यूज करते हैं, लेकिन आज तक यदि वो देश के प्रधानमंत्री है उनको भूलना नहीं चाहिए, लेकिन आज तक वो मुसलमान की टोपी नहीं पहने हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि वो खुद जो है जो प्रधानमंत्री का जो पोस्ट है वो निष्पक्ष होता है, वो सबके लिए होता है, वो नहीं दिखता है उनके चेहरे पे। नहीं, लेकिन मस्जिद तो वो जाते हैं। आपने कार्यक्रमों में देखा होगा, यहाँ तक कि दुबई भी जब वो गए थे तो वो मस्जिद गए थे। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि सिर्फ हिंदू वोट बैंक के लिए काम करते हैं। नहीं, मैं हिंदू वोट जो उनके भाषण में आप देखिए कहीं पे हमेशा इस्लाम होता है, पाकिस्तान होता है, चाइना नहीं होता है, क्योंकि चाइना से आज तक वो जमीन वापस नहीं ला पाए तो चाइना का जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मंदिर और जो हिंदू मुस्लिम की जो बातें उनके भाषण में रहती है, चाहे आप देखें मनमोहन सिंह की जो पुरानी बातों को जिसमें तोड़ ममोड़ के जो किया गया उस चीजों को भी देखा जाए। और जिस तरह से दलितों के साथ जाने के बाद वहां पे गंगा जल से मूर्ति को धोया जाता है और गंगा जल से और दूध से नहलाया जाता है, ये चीज दिखाता है, दर्शाता है कि हमारा देश आज भी बाबा भीमराव अम्बेडकर के कई आदर्शों पे सिर्फ उनका फोटो लगा के वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है, उनके आदर्शों को नहीं। राम की बातें करते हैं बट राम राज्य की जो बातें, राम की जो आदर्श जो वोट पाने के लिए होना चाहिए था उस आदर्शों से नहीं है। राम की बात करते हैं, राम राज्य नहीं ला पाते हैं। बात करते हैं तो इसका मतलब राम राज्य से भी कहीं ना कहीं संबंधित है। और और जहाँ तक आप मूर्ति को साफ करने की बात कर रहे हैं, ये आप जानते हैं कि मंदिर में रोज प्रतिदिन मूर्ति को सुबह शाम स्नान किया जाता है। जिस तरीके से वोट के लिए लोग है ना जो सरकार बनाने के लिए एमएलए को खरीदते हैं, जिस तरह से चोर लोग अपने पार्टियों में ले आते हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सत्ता उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, खरीदने का कोई एग्जाम्पल है आपके पास? खरीदने का कोई एग्जाम्पल है? और अगर अपने दल को ना छोड़ें। एक से आशुतोष जी, अगर खरीदे ही जा रहे हैं तो फिर अभी हरियाणा में क्या चल रहा है? के जी हरियाणा में क्या चल रहा है? वहां पर भी तो ऐसा हो रहा है ना कि बैकफुट पर आ रहे हैं, तो वहां तो बीजेपी की सरकार है तो उन्होंने तो नहीं खरीदे होंगे। देखिए हरियाणा में बैकफुट पे आप देखें कहीं ना था, दुष्यंत चौटाला को उन्होंने यूज किया था। चलिए अपूर्वा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बीजेपी से, उनसे जवाब ले लेते हैं। अपूर्वा जी आपसे जानना चाहूंगी, ठीक है के जी, अपूर्वा जी से रिएक्शन लेते हैं। अपूर्वा जी, क्या के जी जिस तरह से कह रहे हैं कि आप लोग विधायकों को खरीदते हैं, उसके बाद उनका इस्तेमाल करते हैं सरकार बनाने के लिए, काम पूरा होने के बाद दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं? देखिए
इनकी विचारधारा मुझे लगता है थोड़ी सी दूषित है और मुझे लगता है थोड़ी सी बेंट ऑफ माइंड भी इनका एक अलग चैनल से चलता है। गंगा जल से नहा रहा हूं, जो संस्था जिस व्यक्ति ने स्वयं ने हमेशा खरीदारी करी हो, जिन राजनीतिक दलों ने स्वयं ने हमेशा खरीदारी करी हो, जिन्होंने हमेशा दल गठित करने के लिए ऐसे मीन्स को अपनाया हो, उनको सदैव से ही ऐसा लगेगा कि सामने वाला भी ऐसा करेगा। तो स्वयं चोर होता है, उसको लगता है सामने वाला भी चोरी करके अपना जीवन यापन करता है। मगर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे नैतिक पावन और पवित्र कार्य के ऊपर निकली है। अगर इस जर्नी के अंदर हमें कोई भी व्यक्ति ऐसा लगता है जो राष्ट्र की विचारधारा से प्रेरित होकर के हमें जुड़ना चाहता है, विकसित राष्ट्र के संकल्प से जुड़ करके हमारे साथ मिलना चाहता है, आत्मनिर्भर भारत के साथ में जुड़कर अगर हमारे साथ में जुड़ना चाहता है, और अगर वो अपने भूत कर्मों को भुला करके अपना भविष्य संवारना चाहता है और उसके साथ में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रतिबद्ध होकर राष्ट्र निर्माण के अंदर अगर अपना योगदान देना चाहता है, तो हम उनको बिल्कुल आमंत्रित करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, पूजा जी का रुख कर लेते हैं। पूजा जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो यहाँ भी जारी है, लेकिन ऐसे में अगर जिक्र हम एक बार कन्नौज की कर लेते हैं, कन्नौज में देखिए सुबह से दबाकर वोटिंग हो रही है, लोग बढ़ चढ़ कर वोट कर रहे हैं। क्या लगता है ये जो वोटिंग हो रही है इस बार 2019 वाला जो परिणाम था फिर से दोहराने के लिए हो रही है या फिर इस बार परिवर्तन होगा? देखिए जो है इस बार परिवर्तन होने के लिए वोट हो रहा है। जो इत्र पार्क बनना था, जिसको जो है 2 साल में बनना चाहिए था, 6 साल हो गए उसे जमीन की दरकार हो गई, उसको बनाने के लिए जो लोग वोट कर रहे हैं, अपने रोजगार में लोग वोट कर रहे हैं। अभी भी मैं सुन रही थी जो है भाजपा के प्रवक्ता की दल तोड़ते हैं, जो ऐसा संविधान के लिए आना चाहता है उसके लिए जो है उसका स्वागत करते हैं। पता है चंडीगढ़ में कौन सा संविधान का रक्षा कर लिया इन्होंने, मणिपुर में कौन सा संविधान का रक्षा किया इन्होंने, ब्रिजभूषण शरण जी पे जो है आपके प्रत्याशी संविधान बदलने की बात मंचों पे करते हैं, आपने उन पे क्या कार्रवाई कर दी, आपने उन पे क्या कार्रवाई की? आप बताइए, मंचों से आपके प्रत्याशी जो है भाषण देते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, आपने क्या कार्रवाई की? हमें पता है बापा साहब का संविधान इतना ऊंचा कि ऐसा नहीं बदल जाता, नहीं बदल जाता। हम विवेक जी से सवाल ले लेते हैं। विवेक जी शांत हो जाइए। अपूर्वा जी, पूजा जी, आपस में बहस करने से कोई तात्पर्य नहीं है। और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और भी मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ, और भी मेहमान बने हुए हैं। विवेक जी, आपका रिएक्शन देखिए। वोट परसेंटेज पर वापस आ जाते हैं क्योंकि मुद्दे से भटकने पर इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं। ये कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या पूरा इंडिया गठबंधन की अगर हम बात कर लें तो ये लगातार कहा गया कि मुद्दों को बहुत अच्छी तरह से उठाया है, मुद्दों की बात करते हैं, धर्म की बात नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद वोट शेयर क्यों नहीं नजर आ रहा है? देखिए, हम पहले चरण से देख रहे हैं कि वोट शेयर लगातार कम होते जा रहा है। मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने बैठ के, सभी राजनीतिक पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के लोगों के पास जाके उनकी क्या दिक्कत है ये जाननी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से प्रचार चल रहा है, और पर्टिकुलरली हमारे जो प्रधानमंत्री जो प्रधान प्रचारक बन गए हैं बीजेपी के, उन्होंने जिस तरह से प्रचार किया है उससे लोगों के जो समस्याएं हैं उन पर से पूरा फोकस दूसरी जगह पे हट गया है। मैं उदाहरण के तौर पे बोलूँगा कि मोदी जी को ऐसा लगता है कि जुमलेबाजी से हम हर वक्त चुनाव जीत लें। 2014 के चुनाव में और 2019 के चुनाव जो जुमलेबाजी मोदी ने की, उनके ऊपर अभी लोगों का विश्वास हट गया है। और ये ध्यान में आया मोदी जी को कि अपने ऊपर का विश्वास लोगों का हट गया है, लोग वोट देने के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं। तब मोदी जी ने उसको हिंदू मुसलमान बनाने का, फिर वो मछली, मटन, मंगलसूत्र, वो सब बाजू में रखे। बिल्कुल। लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मोदी जी को इस बात का पता चला है कि इस इलेक्शन में भाजपा की बहुत बुरी तरह से हार होने जा रही है, क्योंकि लोगों के जो प्रश्न है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और जो मोदी जी ने वादे किए थे महंगाई कम करने का, भ्रष्टाचार रोकने का, बेरोजगारी कम करने का, विदेश से काला पैसा वापस लाने का, वो हर फ्रंट पर ये सरकार फेल हो गई है। रायबरेली से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली से कांग्रेस ने राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया है और फिलहाल पहुंच चुके हैं वो रायबरेली।
तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रियंका गांधी वहां मौजूद लोगों से बातचीत करते हुए। रायबरेली देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहां पर पार्टी की ओर से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया गया है और रायबरेली उस दौरान भी सुरक्षित सीट रही है कांग्रेस की, जिस दौरान देश में मोदी लहर चली थी 2014 और 2019। हालांकि विडंबना यह रही कि 2019 में एकमात्र सीट अगर कांग्रेस को निकाल पाई थी तो वो यही सीट थी। अब क्या वो जो गढ़ है वो बरकरार रहेगा या उसमें सेंधमारी करने की बीजेपी की कोशिशें जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं राहुल गांधी, हालांकि वायनाड से भी चुनावी मैदान में है, दो सीटों से चुनावी मैदान में है और जीतने के बाद क्या वो साउथ को छोड़ देंगे या रायबरेली को छोड़ देंगे, ये तो 4 जून को स्पष्ट होगा कि यहाँ से उन्हें जीत मिलती है या नहीं। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंच चुके हैं। तो तस्वीरें आपके सामने जिसमें आप देखेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच चुके हैं रायबरेली, जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट। यहां से चुनावी मैदान में है राहुल गांधी। चलिए तो एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सभी गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जेडीयू से हमारे साथ कुंवर सिंह जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो अजय कुंवर जी, जिस तरह से जेडीयू की बात अगर हम कर लें तो बिहार में एक बार फिर से बीजेपी के साथ तो जेडीयू आ गई है, लेकिन आपने कई बार ये सुना भी होगा कि नीतीश कुमार कहते नजर आए थे कि क्षेत्र पार्टियों को समाप्त किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार साथ आए हैं तो ये साथ भारी पड़ने वाला है? कुंवर अजय जी, अजय जी आप अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए एक बार। जी, बिहार में एनडीए का गठबंधन जो है नैसर्गिक गठबंधन है, परंपरागत गठबंधन है और वर्तमान में एनडीए के साथ आने से पूरे देश के साथ साथ बिहार की सीटों से विपक्षी दलों का सुपारा साफ होने जा रहा है। जो इनका पहले 0 सीट था, आज भी 0 पे ही आने वाले हैं कि 4 जून का डेट बताएगा। अजय जी, लेकिन एक सवाल और है, एनडीए जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, नीतीश कुमार जिस तरह से साथ में, लेकिन सामने जो चुनौती है वो तो खुद नीतीश कुमार ने ही खड़ी की है। ये इंडिया गठबंधन के लिए आप लोग ही तो आगे गए थे, नीतीश कुमार ही तो आगे गए थे। बिल्कुल चारुल रुक करेंगे, लेकिन चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। अंदर तक भावुक किया है। आज जिस तरीके से उन्होंने मेरे पिता को याद किया और आज उनके भाषण में मेरे पिता के शब्द सुनाई दे रहे थे, जैसे पापा हमेशा मेरे बारे में मन से बोलते थे। आज उन्होंने उसी तरीके से मेरे बारे में मन से जो बातें कही, मेरे लिए ये बातें बहुत मायने रखती हैं। मैं उनसे उम्र में, तजुर्बे में, हर चीज़ में इतना छोटा हूँ, पर उसके बावजूद जिस तरीके से मेरा नाम लेकर चिराग को उन्होंने। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। जी कुंवर जी, चाहूंगी आप अपना जवाब कंप्लीट करें। जी, यहाँ बताना ही है कि देश की जनता ये समझ चुकी है कि एक तरफ लोकतांत्रिक गवर्नमेंट देने वाली एनडीए है और दूसरे तरफ परिवारवादी पार्टियां, जिसको परिवारवादी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां कही जाती है। चाहे वो आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, बिहार को ले लीजिए, कश्मीर को ले लीजिए, बंगाल को ले लीजिए, किसी भी जगह ले लीजिए। महेश्वर हजारी और आपके ही पार्टी के जो अशोक चौधरी है, जो अपनी बेटी को चुनाव लड़ा रहे हैं, वो परिवारवाद नहीं है। थोड़ा सुनने की क्षमता रखिए। क्षमता तो है, लेकिन आप परिवारवाद की जो बात कर रहे हैं उसमें तो आपका पार्टी में तो सारे लोग परिवारवाद है। इनको माननीय नीतीश जी ने एक लोकतांत्रिक गठबंधन बनाने की कोशिश किया था, लेकिन कांग्रेस की अति महत्वाकांक्षा और ये माननीय अखिलेश जी की महत्वाकांक्षा किसकी थी अजय जी? क्योंकि खबरें तो साफ तौर पर थी कि दबी जुबान में वो कह नहीं पाए, लेकिन चाहते तो वो यही थे कि प्रधानमंत्री का चेहरा उन्हें घोषित कर दिया जाए। जब नतीजे उस ओर जाते नजर नहीं आए तो बैक टू पवेलियन हो गए। अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे, कहावत बचपन से गठबंधन बना करके अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनते तो लोकतांत्रिक तरीके से बनते,
लेकिन कांग्रेस की अति महत्वाकांक्षा, जो कि पूर्व में इनका इतिहास रहा है, चाहे वो चौधरी चरण सिंह की सरकार हो या माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार हो, ये आगे बढ़ाते हैं और फिर पीछे खींचते हैं। तो यही तो कह रहा हूं कि अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। आगे भी चर्चा करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। अभी कई सवाल है और सवालों का जवाब मिलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत बहुत कम है और इस बार लोगों का रुझान वोटिंग के प्रति इतना ज्यादा नजर नहीं आता। यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर, सीएम केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। कार्रवाई करनी है तो एलजी फैसला ले। ये बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी और इसके लिए याचिका दायर की थी, लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से और उन्होंने दखल देने से इनकार कर दिया है। कहा है कि अगर कोई फैसला लेना है तो एलजी इस पर फैसला ले। बिल्कुल, देखिए चारोल, एक के बाद एक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कुछ हद तक राहत मिल रही है। पहले उन्हें रिहा किया गया 1 जून तक के लिए, और अब क्योंकि उनसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मांगा जा रहा था तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वो दखल नहीं देने वाले हैं, चाहे जो हो जाए। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को क्या आगे आने वाले समय में राहत मिल सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार मामले में जब जांच कर रहा है तो न केवल याचिका खारिज की गई, न केवल इंटरप्ट करने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि इससे पहले रिहाई भी अरविंद केजरीवाल को दी जा चुकी है। बिल्कुल, हमारे साथ और अभी सीधा रुख करते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं। और बिहार के लोगों ने दशकों तक नक्सलवाद का जख्म सहा है। पहले की सरकारों ने नक्सलवाद को पाला पोसा और उसका आपके खिलाफ इस्तेमाल भी किया। अपराध हो, नक्सलवाद हो, इसकी वजह से बिहार में उद्योग धंधे सब चौपट हो गए। आपको वो दिन याद है ना, जब शाम होते ही घर में छिपना पड़ता था, बाहर निकलना बंद हो जाता था। ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, वो तो उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे, उनको तो पता ही नहीं होगा क्या मुसीबत थी। अपने जरा दादा दादी पिता माता को पूछिए, जंगल राज की जिंदगी कितनी भयानक थी, कितनी डरावनी थी। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार को कई दशक पीछे धकेल दिया था। ये एनडीए की सरकार है जो बिहार में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाई है। अब नक्सलवाद प्रभावित जिले भी तेजी से कम हो रहे हैं। जब शांति स्थापित हो रही है तो उद्योग भी लौट रहे हैं, निवेश भी आ रहा है, और आप जानते हैं जब निवेश आता है तो रोजगार के भी मौके बढ़ाता है। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी का इंडी गठबंधन भारत को बांटने में ही जुटा है। ये समाज को आपस में लड़ाकर अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण में लगा है। आप लोग जानते हैं ना, कर्नाटका कांग्रेस सरकार ने क्या किया, ये समझने जैसा है।
कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने क्या किया, राको। चलिए सीधा चलते हैं रायबरेली, जहां पर राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं। लोगों को मिला है वो इस किताब ने आपको दिया है, और इस किताब के बिना जनता की सरकार नहीं होगी, अदानी और अंबानी की सरकार होगी। और वो जो आज आपकी थोड़ी सी रक्षा है वो भी गायब हो जाएगी, और नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं 2-3 लोगों की सरकार वो पूरी तरीके से चलाएंगे। 2-3 और चीजें होंगी। जो आपको पब्लिक सेक्टर में रोजगार मिलता है, सरकारी ऑफिसेज में रोजगार मिलता है, वो खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, और गरीबों के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। भैया थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए, बोलने दीजिए, शांत हो जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। तो सारे के सारे जो आपके रास्ते हैं, जैसे ही ये संविधान खत्म होगा, ये सारे के सारे रास्ते आपके बंद हो जाएंगे। और लड़ाई इसी बात की है, लड़ाई संविधान को बचाने की है, लड़ाई किसानों को अधिकार दिलवाने की है, गरीबों की रक्षा करने की है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में, चलिए एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, शुभेंदु शेखर जी, जो कि हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। शुभेंदु जी का ही रुख कर लेते हैं। शुभेंदु जी, देखिए इस बार वोटिंग रफ्तार काफ़ी स्लो है, तमाम कोशिशें की गई। मुझे लगता है बीजेपी के जितने भी नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, जितने ज़्यादा एक्टिव वो नजर आए, इतने ज़्यादा एक्टिव जनता को वो कर नहीं पाए। देखिए, कई बार हमको ऐसा लगता है जो हमारा विपक्ष है और हमारा जो ये नारा है 400 पार का, उससे विपक्ष के जो लोग थे वो बिल्कुल हताश और निराश बैठ गए हैं, हमको लगता है, और वो वोटिंग करने नहीं जा रहे हैं। जो बचे कुचे उनका जो भी परसेंटेज था, हमारा जो कैडर है भारतीय जनता पार्टी का, वो बिल्कुल एक्टिव है। पन्ना प्रमुख तक नीचे के जो 40 वोट हैं बूथ पर, उस पर भी मेरा एक प्रमुख है और अपने वोटों को डलवाना है। आने वाले समय में देखिए, जो लोगों को कहीं ना कहीं, अभी राहुल गांधी जी बोल रहे थे, लोग शोर मचा रहे थे, आप ही ने दिखाया, आपके चालू होने से पहले आपने बताया सुप्रीम कोर्ट में लोग शोर मचा रहे थे, वो दिया, वो सबको बोल रहे थे चुप रहो। मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं। जवाब तो कंप्लीट करने दिया कीजिए, आप जवाब भी कंप्लीट नहीं करने देते, पहले काउंटर कर देते हैं। बात कर रहे हैं राहुल गांधी की छोटी से छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं। लेकिन कन्नौज में जब अमित शाह का जब भाषण चल रहा था, उस समय वो कम से कम 5 मिनट सबको बोल रहे थे, वो बातें नहीं बोलते। कन्नौज में वो जूते चप्पल जो चले हैं उस बारे में कुछ कहेंगे? तो वही बात है, अमित शाह नहीं विषय पर आने दीजिए। मैं अभी मेरे को जो एक आपके चैनल ने भी लाइव किया है, उसको बताया भी था कि स्वाति मालीवाल जी को केजरीवाल जी के घर में उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ और मारपिटाई हो गई। उन्होंने 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुला लिया। ऐसी स्थितियां आपको याद होगा, अंशु प्रकाश जी जब चीफ सेक्रेटरी थे तब भी ये उनके घर में मारपिटाई हुई थी। आज तो एक महिला के साथ मारपिटाई हुई है। तो इस तरीके की घटनाएं अभी और भी होंगी। एक तरफ विपक्ष अपने मानसिक संतुलन को खोता जा रहा है, क्योंकि वो आने वाले समय पर 4 तारीख पास आती जा रही है और उनको डर बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। मैं अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को कहता हूं कि वो कम से कम अपने वोटर्स को, जो उनके वोटर्स हैं, उनकी ज्यादा सुनते हैं, उनसे अनुरोध करें कम से कम वोट डालने जाएं। और यदि वो किसी को नहीं देना चाहते हैं, आपको भी नहीं देना चाहते हैं, और मेरे के तो वोटर ही नहीं आप बता रहे हैं जैसे आप लोग, तो कम से कम नोटा को वोट दें, लोकतंत्र बना रहेगा। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़े महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। निपुण जी भी हमारे साथ हैं, के जी आएंगे आपके पास भी। निपुण जी से मैं सवाल कर लेता हूँ, जो जैसे हमें बीजेपी प्रवक्ता जो बता रहे हैं, सवाल भी आप ही कर लीजिए, हम लोग यहाँ क्यों कर रहे हैं? एक बार सिर्फ 400 जो पार का जो नारा वो बता रहे हैं,
जो है आप निपुण विपक्ष की निपुण जी भूमिका आप में एक बात शर्मा करें, एंकर की भी 425 फॉर्मूले से आएगा ये ये शर्मा जी ये नहीं बताया टारगेट ये नहीं बताया 400 रही है कैसे आएगा जवाब भी हम लोग कहाँ से आएगा 400 के जी किसी को तो उसकी भूमिका निभाने ये दीजिए, 4 आप तारीख सबकी को पता भूमिका लगेगा निभा रहे हैं। 400 आएंगे 500 आएंगे 4 तारीख को निपुण पता जी, लग जाएगा। इंतजार क्या कीजिए। कहेंगे ऐसी स्थिति पर? देखिए आप स्थिति देख ही रहे हैं और वोट परसेंटेज की हम बात करें 2014-2019 में एक लहर देखने को मिली थी और खासकर यूथ बाहर निकल रहा था, मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही थी कि 2024 में कुछ हद तक जो ठंडा पड़ा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मैं इसमें 2-3 बातें कहूँगा। जी, आप 2014 को चुनाव को देखें और 2019 के चुनाव को देखें। 2014 के चुनाव में बीजेपी विपक्ष में थी और विपक्ष से वो सत्ता में आती है। जिस प्रकार विपक्ष ने मुद्दे बनाए थे, क्या 2024 के चुनाव में विपक्ष ने उस प्रकार से मुद्दे बनाए? उस प्रकार से जनता का समर्थन मिला नहीं। 2019 का चुनाव था वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे आ गया था, इसलिए उसमें आपको भारी मत देखने को मिला, यानी कि जनमत आपको देखने को मिला। आप 2024 में आप देखिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की बात करें, गृह मंत्री जी की बात करें, उनका पूरा चुनावी अभियान को आप देखिए कितनी तीव्र गति से, कितना ज़्यादा उनकी तरफ से हो रहा है। आप देखिए विपक्ष की ओर से कोई मुद्दा मुझे बताइए कि जिस मुद्दे पर वो टिक कर पाए हों। पहली बात। सबसे बड़ी बात क्या है, विपक्ष को लेकर जनता क्यों उदास है, क्यों उसके अंदर गर्मजोशी नहीं है? इनके पास एक कॉमन एजेंडा नहीं है। एक पार्टी बात कर रही है कि हम 30 लाख रोजगार देंगे, एक पार्टी बात कर रही है कि हम 1 करोड़ देंगे, एक पार्टी कह रही है हम कुछ और करेंगे, यानी कि एक मुद्दे पर सहमत नहीं है। दूसरा, कोई कहाँ पर लड़ रहा है, कोई कहाँ पर लड़ रहा है, कोई पर साथ में है। आम आदमी पार्टी अब देखिए दिल्ली में साथ में है, पंजाब हरियाणा में एक दूसरे सामने फाइट कर रहे हैं। परसों की खबर है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उसमें लड़ रहे थे। ये आप देखिए केरल में, आप देखिए केरल में जो आप सीपीआई पार्टी है, सीपीएम जो है, वो और जगह तो साथ में, लेकिन जहां मेन गढ़ है वहां पे साथ में नहीं है, बंगाल में साथ में नहीं है। तो आप कुल मिला के देखें कि जो पूरा चुनाव का मामला है, जनता ये कन्फ्यूज हो रही है कि विपक्ष में एक तो नेता कौन होगा, इनका नेता तय नहीं है। दूसरी बात, कॉमन एजेंडा इनके पास में नहीं है। कहाँ पर ये साथ में, कहाँ पर ये अलग हैं, तो खिचड़ी से पका के रख हम दी। रवि जी इस पर रिएक्शन लेते हैं। रवि जी, क्या नेतृत्व ना होना विपक्ष के लिए एक ऐसा पॉइंट बन गया है कि वो जनता उसकी ओर अट्रैक्ट नहीं हो पा रही है? जी, यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मोदी जी जो एक ऐसा ब्रांड बन के उभरे हैं पूरी दुनिया के अंदर, मतलब एक ऐसे नेता जो अब तक लगता है कि इंदिरा गांधी के बाद अगर देखा जाए तो एक सबसे बड़े नेता के रूप में मैं मान सकता हूँ उनको। और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं कि आज मोदी जी की गारंटी, आज लड़ाई मोदी वर्सेस इंडी गठबंधन है, एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन नहीं है। सबसे बड़ी बात है सिर्फ उनका मकसद सिर्फ मोदी जी को हटाना है। और उसी बात पे और कई लोग आरोप लगाते हैं कि जो दागी नेता है वो इसमें शामिल हो जाते हैं और वॉशिंग मशीन की तरह हो जाता है, तो इसको लेकर पब्लिक नाराज है। लेकिन पावर में रहने के लिए सभी हथकंडे अपनाए जाते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। कांग्रेस भी अब तक करती आई है, आज बीजेपी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नेशनल इश्यूज की बात हो रही है, राष्ट्रीय मुद्दों की बात हो रही है। 2014 से पहले की विदेश पॉलिसी देख लीजिए, 2024 की देख लीजिए, तो पिछले 10 सालों का जो काम है वो जनता के बीच में बीजेपी लेके गई है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ विपक्ष के पास 5 प्रधानमंत्री और 5 साल और 5 प्रधानमंत्री, ये जनता को समझ नहीं आ रहा है। हाँ। कहीं ना कहीं यह बात बहुत बड़ी बात है। समझिए किसको बनाएंगे, हर पार्टी अपने मुद्दों पे बात करेगी, उनके सब पार्टियां 28 अगर सभी जिद करने लग जाए प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो क्या 2-2 महीने का टेन्योर रख लेंगे? थोड़े दिन का प्रधानमंत्री डाल देंगे। एक जवाब मैं आपसे भी लेना चाहूंगी। देखिए अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा किस तरह से अरविंद केजरीवाल सवाल उठाते नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि 75 साल के हो जाएंगे अगले साल, उन्हें आखिरकार वो पद छोड़ना होगा और फिर देश का पीएम कोई और बनेगा। अब इससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी कई सवाल उठने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा या फिर बीजेपी अपने रूल को चेंज कर देगी। 2 सवाल है, अगर ऐसा होता है तो दूसरा पीएम होगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या बीजेपी अपने रूल को चेंज करेगी? देखिए बीजेपी पार्टी जनता की मैंडेट को देखेगी, जनता की मैंडेट का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेगी। जैसे जनता चाहती है, जनता चाह रही है बीजेपी को चुन रही है और जनता चाह रही है मोदी जी को नेता, तो मोदी जी को कंटिन्यू किया जाएगा। अगर नहीं चाह रही है तो उसमें बदलाव भी लाया जाएगा। अभी तक जहां बात चल रही है वोटिंग परसेंटेज बहुत कम चल रही है। मेरा अपना अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष पार्टियां सारी संगठित नहीं हो पाई। संगठित ना होने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो एकजुट होकर के चल रही है, विपक्ष पार्टियों ने एक तरह से वॉकओवर देने की सोच ली कि भाई इसको आना तो मोदी है और मोदी आना है, तो उसमें उदासीनता चल रही है कि परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो कम चल रही है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनको सबको पता है कि मोदी जी आना है, मोदी जी ने आना है, तो विपक्ष पार्टी एकजुट है नहीं। एकजुट नहीं, उनका एजेंडा कोई नहीं है, एजेंडा के साथ साथ उनका नेता कोई नहीं है। कौन नेतृत्व करेगा? तो वोटर्स इस बारे में काफ़ी परेशान हैं
कि अगर हम इनका साथ देकर के वोट दे देते हैं तो कौन इनका नेता होगा, क्या इनका विज़न होगा, देश के प्रति इनकी क्या नीति होगी, विदेश नीति क्या होगी। और जो प्रेजेंट काल में समस्या चल रही है, कहावत भी है जो आप सबने सुनी है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कार्य करे, कुछ वादे करे जो अभी तक पूरे नहीं हुए, जैसा कि वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में इनको पूरा किया जाएगा। तो जनता ने एक तरफ जैसा देखने में आ रहा है कि एक विचार तो बना लिया कि आना तो मोदी है, दूसरा कोई नेता नजर नहीं आ रहा। आप यही कह रहे हैं ना, 2014 से पहले देश में कोई काम नहीं हुआ। जब देश काम बहुत हुआ, मैंने नकारा नहीं, मैंने नहीं नकारा, मैंने कहा कांग्रेस 200 वर्षों से देश गुलाम था, जिस उसके बावजूद यदि कांग्रेस आज यहाँ तक लाई है, तो आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं था। कांग्रेस जिस विषम परिस्थिति में आई थी, सारे मंसूबे हैं, मेरी बात सुनिए आप, चाहते हैं कांग्रेस को जब सत्ता मिली, जिस स्थिति में कांग्रेस थी, कांग्रेस ने बहुत कार्य करे। सिर्फ एक चीज बता दो, 400 पार कहाँ से मैं 400 की बात नहीं कर रहा, आपने एक नया मुद्दा शुरू कर दिया। उन्होंने बोला ये तो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, मशीन से पता लगेगा रिजल्ट क्या है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने जब सत्ता संभाली, अंग्रेजों से जब सत्ता आई, कांग्रेस ने एक बड़ी विषम स्थितियों में देश की बागडोर संभाली। कांग्रेस के नेताओं ने अभूतपूर्व कार्य करा, मैं उनके किए हुए काम को नहीं नकार रहा। नेहरू ने जो कार्य करे, देश की क्या स्थिति थी, बिजली की स्थिति, रोड कैसे थे, रेलवे क्या थी। नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ढांचा तो कांग्रेस ने ही तैयार किया ना, उसे मॉडिफाई मोदी सरकार ने कर दिया हो, लेकिन ढांचा बनाना तैयार होता है, वो मेन होता है, वो बनाया गया। कुछ गलतियां भी रही कांग्रेस की, गुलाम था, अंग्रेज ने सब कुछ यहाँ से सोने की चिड़िया कहने वाली चीज जो भारत था उसको जिस तरह से लूट के ले गए, उस स्थिति में चाइना से भी वार हुआ, पाकिस्तान से हमने वार किया भारत की। लेकिन अंग्रेज ने जब भारत में राज करने के लिए आया 28% थी, और जब छोड़ के गए 3% से आपको नहीं लगता कि यहाँ सोने की चिड़िया का एग्जाम्पल देना आपके लिए थोड़ा सा गलत चला जाएगा, क्योंकि सोने की चिड़िया फिर सोने की चिड़िया नहीं दी गई थी नहीं, जब अंग्रेज चला गया सोने की चिड़िया से सोना गायब कर दिया और डुप्लीकेट चिड़िया, समझिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, था उस चिड़िया को वापस सोने की चिड़िया बनाने का यदि काम किया उस भारत को और देश की आबादी किस विस्फोटक स्थिति से बढ़ रही है। कहाँ पढ़ाई किए थे मोदी जी, कहाँ से बड़े हो गए खा पी के, अमित शाह कहाँ से बड़े हुए, अमित शाह के बेटे कहाँ से पढ़ के बड़े हो गए, राजनाथ सिंह कहाँ से पढ़ के बड़े हो गए। 14 से पहले यदि कुछ नहीं था तो बीजेपी के सारे नेता 14 से पहले ही नेतागिरी स्टार्ट किए थे। उस समय जो संविधान था उसकी रक्षा कॉलेज में आने से पहले प्राइमरी स्कूल में तो दाखिला लेंगे आप। देता हूं शर्मा जी को, जो उसी कॉलेज स्कूल से पढ़े हुए हैं। जिस समय हम देश हमारा आजाद हुआ 1947 में, हम वर्ल्ड में 6 नंबर की अर्थव्यवस्था थे, और जब 2014 की हम बात करते हैं 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे। आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था, आप खुद देख सकते हैं। और दूसरी बात, नेहरू जी के द्वारा गरीबी नहीं खत्म कर सकता, महंगाई खत्म नहीं कर सकता, तो वैसे करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखिए, पाकिस्तान में हमारा प्रैक्टिकली देश है, प्रैक्टिकली तो बात कर रहे हैं आप। 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे छोड़ा, 6 नंबर पे थे आजादी के समय, और आज 5वें नंबर पर है। नेक्स्ट लेवल पर चली जाए तो हमें बाहर रुक कर लेना चाहिए, स्टूडियो से बाहर निकलते हैं। हमारे साथ विवेक जी भी हैं। विवेक जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो जो 400 पार की बात पे आपने मुझे रोका और आधा घंटा मुझे याद नहीं किया। थैंक यू मुझे याद किया इसके लिए। सबसे पहले ये जो 400 पार का जो नारा है ना, जमीनी हकीकत ये है कि दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ, ये स्थिति भाजपा के ध्यान में आई है, इसलिए एक नया जुमला 400 पार का किया है। हालात ये है कि 200 की मारा पार और कहते हैं 400 पार। बहुत बातें सुनी मैंने आधा घंटा। उन्होंने कहा था हमारा पारंपरिक गठबंधन है। किसके साथ पारंपरिक गठबंधन है? कि जो नीतीश कुमार प्रचार के लिए मोदी जी को यहाँ बुलाओ मत, ये कहने वाले, उनके साथ उनका पारंपरिक गठबंधन। उन्होंने कितनी बार पलटी मारी उसका कोई हिसाब नहीं देंगे। इनका पारंपरिक गठबंधन था और पूरा वैचारिक गठबंधन महाराष्ट्र की शिवसेना के साथ था। वो शिवसेना को उन्होंने तोड़ दिया। और ये क्या बात करते हैं हमारे गठबंधन और हमारे मित्र, इनके मित्र रोज बदलते हैं और इसके आगे बदलते रहेंगे। और आप देखना
4 जून के बाद ये बीजेपी को एक भी मित्र नहीं रहेगा। दूसरी बात, परिवारवाद पे यहाँ बार बार बोल रहे हैं। जब एनसीपी के अजित पवार बीजेपी में ज्वाइन करते हैं, बीजेपी के साथ संगठन बनाते हैं, तब कोई परिवारवाद इनको दिखता नहीं क्या? यानी दूसरों का परिवारवाद, दूसरों का भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी। तो वही तो मैंने भी कहा कि 400 पार जो है वो कहां से आएगा? साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है, तो 400 पार कैसे होगा? सिर्फ नारा बोलने से नहीं काम चलेगा ना, आप उसकी जमीनी हकीकत बताना पड़ेगा कि आप बेगूसराय में कहां से जीत रहे हो, आप बिहार में कितनी सीट ला रहे हो, झारखंड में कितनी ला रहे हो। ये ऐसे होगा, सिर्फ बोलने से कितनी सीटें आपको लगता है कि और आ करने में जाएंगी? अंतर होता है। कितनी सीटें लगता है विवेक जी की बीजेपी को मिल जाएंगी, एनडीए को मिल जाएंगी? मैं आपको कहता हूं कि हम सिर्फ महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार में इनकी 70 सीट कम कर रहे। नहीं, अगर हम ओवरऑल देख लें, एनडीए 400 की बात कर रही है, आपके हिसाब से कितनी सीटें आ सकती हैं? ये 400 वाली पार्टी अगर कश्मीर में लड़ नहीं सकती है तो लाएंगे कहां से 400 पार? वो बताइए ना। मैं नॉर्मल आपसे पूछ रही हूँ, आपके हिसाब से कितनी सीटें आ सकती हैं? किसकी? एनडीए की। एनडीए की सब मिलके 200 के अंदर रहे, सब मिलके। कितनी और जो सीटें? सब बोल रहे हैं ना उनको 200 के अंदर बताया। 200 मतलब शुभेंदु जी से इसका जवाब ले लेते हैं। शुभेंदु जी, इस बार 400 का नारा दिया जा रहा है। यहाँ सवाल ये भी बनता है ना कि जिस पार्टी ने कुछ काम किया ही नहीं है वो 200 सीटें कैसे ले आएगी? अगर आपके हिसाब से जिस पार्टी ने कोई काम नहीं किया है वो 200 सीटें कैसे ले आएंगे? वो हिंदू और मुस्लिम जो पार्टी केवल 200 सीटों पे चुनाव लड़ रही है वो मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगी, वोटर्स को प्लीज उन पर कोई सरकास्टिक वे में कोई कटाक्ष नहीं। जो वोटर है वो अंधभक्त कहिए, ये ऐसा कोई भी टाइटल आप कम से कम वोटर्स अंधभक्त जो उनके नहीं, वोटर्स को नहीं, सॉरी नॉट अलाउड। एनडीए के जो कास्ट करता है, जो भ्रम फैला रहा है, नहीं, वोटर्स के लिए नहीं। शुभेंदु जी ओवर टू यू। बताएं, प्रश्न आपके तीनों प्रश्नों का जवाब देता हूं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। पहला प्रश्न है, मोदी जी कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे? मोदी जी 2029 तक प्रधानमंत्री रहेंगे और 29 के बाद भी भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। आज का स्टेटमेंट है एक बड़े टीवी चैनल पर, अरविंद ये छोटा चैनल है, अमित शाह जी ने उस पर एक स्टेटमेंट दिया है। किसी चैनल के एंकर ने पूछा तो आज मैं आपके चैनल पर चूंकि प्रश्न आया इसका जवाब दे रहा हूँ कि अमित शाह जी 2029 तक प्रधानमंत्री रहेंगे और 29 के बाद भी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। पहला विषय। दूसरा विषय, जो लोग ये कह रहे हैं कि 200 सीट के नीचे समझ जाएगी, तो हम तो ये कह सकते हैं उनको कि भाई मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इतनी सीटों में तो कोई भी आपका दल चुनाव नहीं लड़ रहा। तीसरी बात, जो इस समय बड़े उसकी बात लोग चर्चा में कर रहे हैं कि ये नहीं किया वो नहीं किया, आज पूरा भारत और विश्व में रहने वाले बहुत सारे भारतीय लोग जो अपने देश में नहीं रहते, दूसरे देशों में रहते हैं, मोदी जी को एक बड़े स्तंभ के रूप में मानते हैं। जेपी मॉर्गन की भी जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से भी विश्व में भारत तीसरे स्थान पर आने वाला है और इसी उसमें हम आपको करके दिखाएंगे। जो अपना नया सत्र आएगा उसमें हम करके दिखाएंगे, भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था में लेके आएंगे। तो इसलिए जो लोग आज बैठे हुए हैं, आज के चुनाव के बाद, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, आज के चुनाव के बाद हम सरकार में पूर्ण बहुमत की स्थिति में पहुंच जाएंगे। अभी तो इसके बाद अभी 3 हमारी पोजीशन बची हैं, 3 बार के फेसेस बचे हैं, पर चौथे चरण में हम सरकार बनाने की स्थिति में आ रहे हैं। ये भी मैं आपके जो लोग बैठे हुए हैं उनको बताना चाहता हूँ। ठीक है। तीसरा बात कि जो एक लास्ट लाइन कह के मैं बात खत्म करूंगा, उसके बाद पूजा जी को जरूर बताइएगा। जब आप जो कैंडिडेट्स हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आपस में दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी का तो संगठन ऊपर से मिल गया, दल तो मिल गए पर उनके दिल नहीं मिले, तो आज कहीं प्रचार नहीं कर रहा आम आदमी पार्टी। कांग्रेस की सीटों में वो कांग्रेस वाले आम आदमी की सीटों पे, और पूरा का पूरा प्रदेश के लोग रिजाइन कर दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर। पूजा जी से रिएक्शन ले लेते हैं। पूजा जी, दल मिल गए लेकिन दिल नहीं मिले।
देखिए जो है दिल भी मिले हैं, दल भी मिले हैं। ये शायद अपनी बात कर रहे हैं कि दल मिल गए, दिल नहीं मिले, क्योंकि ये जो है जो उनके साथ संगठक लोग आए हुए हैं ना, जो एनडीए ज्वाइन किए हुए हैं। आप बताइए ओपी राजभर जो इनको पानी पी के गालियां दिया करते थे, उनसे इनका दिल मिल गया। नीतीश जी, उनसे इनका दिल मिल गया। दिल मिला है कि नीतीश जी से तो आप लोगों का दिल भी मिला था, दूरियां तो आपने भी नहीं बनाई थी, वो तो वही बेवफाई कर गए। हम जब संविधान, आप जो है जवाब को सुन लीजिएगा जी, कि जो है जब हमारे साथ संविधान की लड़ाई के लिए जो लोग लगे हुए थे, हम उनको साथ लेके चल रहे थे। और अब ये संविधान की बात कर नहीं सकते। बार बार जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि देश में जो है विदेश में डंका बजा रहे हैं, हम जो है इंटरनेशनल लेवल पे देखिए तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप 111वें नंबर पे आते हैं 125 में से। डेमोक्रेटिक इंडेक्स पे आप जो है तो 4थे नंबर पे 60 दिन हो गया जो है सोनम वांगचुक जी को जो है प्रोटेस्ट करते हुए। चाइना 8 किलोमीटर अंदर आ गया हुआ है। और असम और मिजोरम, आपके देश के अंदर के असम और मिजोरम की पुलिस जो है एक दूसरे पे गोलियां चला रही है। ठीक है, देखिए आप सब हमारे साथ बने रहिएगा, इस डिबेट को आगे भी जारी रखेंगे और जवाब लेंगे के मिश्रा जी से। अभी फिलहाल यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।